बिल्कुल इसमें कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था महर्षि ग्रहण का, मतलब ग्रहण संहिता का इंट्रोडक्शन देखा था हमने। उसमें बताए थे कि 7 प्रकरण होते हैं इसमें, और इसमें सबसे पहला प्रकरण होता है हमारा षटकर्म, जो हम लोगों ने कल बताया था। और हठ प्रदीपिका के अनुसार अगर ग्रहण संहिता में देखें तो वहां पर उन्होंने उसको कंपलसरी नहीं बताया था, लेकिन यहाँ इन्होंने कंपलसरी बताया कि इसको षटकर्म को, और उसी के बाद इन्होंने सेकंड प्रकरण यानी आपके योगासन प्रकरण को करने की बात कही है। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें महर्षि ग्रहण ने क्या कहा है। तो इसमें महर्षि ग्रहण कहते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं उतने ही संख्या है हमारे आसनों की। और भगवान शिव ने कितने आसनों की चर्चा करी है? भगवान शिव ने बताया 84 लाख आसन, और उनमें से भी जो 84 आसन है उनको श्रेष्ठ बताया गया है। और हम जो पृथ्वी लोक के जो प्राणी हैं उनके लिए उनमें से भी क्या बताए गए हैं? 32 आसन को अति विशिष्ट और शुभकारी बताए गए हैं। यहाँ पे नीचे 32 आसन लिखे हुए हैं, देखिए कि कौन कौन से होते हैं। आपका होता है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मत्स्यासन, मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मक्षेंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तान, उत्कट, संकट, मयूर, कुकुट, कूर्मा, उत्तान कूर्मा, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुणासन, वृक्षासन, सल्वासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और योगासन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम पीछे जो हमने पढ़ी थी पहले, इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी? हठ पर दीपिका। तो उसमें 15 आसनों की चर्चा करी गई है, तो उसके 15 आसन और इसमें बाकी और जोड़ के 32 आसन पूरे होते हैं। तो उसमें क्या आते हैं 15 आसन हमारे? स्वस्तिक आसन था, गोमुख आसन था, वीरासन था, कूर्मासन था, कुकुटासन, उत्तान कूर्म, धनुर, मक्षेंद्रासन, पश्चिमोत्तान, मयूर, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 15 आसन उसके थे। तो हम लोगों को इसमें कंपैरेटिवली पढ़ाई करनी है, तो इसके हिसाब से हमें पहले वो 15 देखना, उसके बाद के जितने भी बचते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं? ग्रहण संहिता के अंदर। यानी पहले वो 15 और प्लस ये बाकी, तो ये हो जाते हैं हमारे 32 आसन। इस तरह से इसको याद रखना कि उसके अगर 15 याद है हमें, तो बाकी के जो बचे हुए हैं वो हमारे किसके हैं? ग्रहण संहिता के आसन है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आसन आता है हमारा सिद्धासन। तो देखिए कैसे होता है कि जितेंद्रिय योगी एक पांव को एडी और को अंडकोश और गुदा के मध्य लगाकर, दूसरे पांव को एडी के को मेड में लगाकर, चिबुक को हृदय में लगाकर स्थिर रूप से सीधा रहे। दृष्टि को निश्चल रखकर भ्रूमध्य यानी भ्रूमध्य देखना है यहाँ पर। उसकी जो वो होगी दृष्टि होगी वो भ्रूमध्य होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। पेपर में काफी बार पूछता है ये कि सिद्धासन में हमारी जो दृष्टि होती है वो कहाँ होती है? तो भ्रूमध्य होती है वो। इसको हमेशा याद रखना। इसका अभ्यास सिद्ध होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसे सिद्धासन कहते हैं। और अगर हम पीछे देखें तो वहां पर क्या है? सिद्धासन के क्या बताए गए हैं प्रकार आपके? और भी जो नाम अन्य होते हैं वहां पे, उसमें हठ प्रदीप का हम बताएं आपको वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। और यहाँ पे इनमें से दो को अलग ले लिया इन्होंने। कौन कौन से अलग लिए इन्होंने? वज्रासन और गुप्तासन, इन्होंने इसको अलग लिया यहाँ पे महर्षि गैन ने। तो इस चीज को याद रखना यहाँ पे कि इन्होंने इसको अलग लिया है, लेकिन उसमें हठ प्रदीपिका में इसको सिद्धासन को ही बताया गया है। इसके बाद आपका आता है पद्मासन, यानी बाएं पांव को दाई जंघा पर और दाएं पांव को बाई जंघा पर रखकर व्युत्क्रम विधि से हाथ को पृष्ठ भाग पर ले जाएं और दाएं हाथ से बाएं पांव को, पांव के अंगूठे को, और बाएं हाथ से दाएं पांव के अंगूठे को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर चिबुक को हृदय से लगाकर नासिका के अग्रभाग की ओर देखना है। यानी दृष्टि कहाँ होगी यहाँ पे? नासिका के अग्रभाग में। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नासिका के अग्रभाग में दृष्टि होगी। और इसमें इन्होंने लाभ भी बताया महर्षि ज्ञान ने। इसमें इन्होंने लाभ बताया कि इससे सभी रोगों का शमन होता है, यह पद्मासन कहलाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि सभी रोगों का नाश किससे होता है? पद्मासन से। तो यहाँ पे पद्मासन का ये लाभ बताया, और यहाँ पे दृष्टि होगी हमारी नासिका के अग्रभाग पर। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखनी है कि यहाँ पे पद्मासन जो बात करी गई है वो पद पद्मासन की बात करी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका भद्रासन। दोनों एडियो को उलटकर अंडकोशों के नीचे रखें, पीठ की ओर पद्मासन के समान दोनों अंगूठे को पकड़ लें, जालंधर बंद की स्थिति करके नासिका के अग्रभाग को देखें। यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि जालंधर बंद लगाना है। ठीक है तो ऊपर भी वही चीज है, चिबुक को लगाना है हमारे हृदय प्रदेश में। एक तरह से जालंधर बंद वहां भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जालंधर बंद का नाम दे दिया है कि जालंधर बंद लगाना है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जालंधर बंद लगाना ही है। और यहाँ पर भी क्या बताइए आपकी कि नासिका के अग्रभाग पर देखना है। दृष्टि कहाँ होगी? नासिका के अग्रभाग पर। तो ये जो तीन है ना, इनकी आप विधि भी याद रखना। कभी कभी क्या होता है विधि दे देता है और पूछ लेता है कि कौन सा आसन है ये, तो इसकी विधि भी आप याद रखना किस किस तरह की विधि होती है इसकी। और इसका लाभ बताया है भद्रासन का कि सभी रोगों को दूर करने वाला है ये भद्रासन आपका।
और वहां पर आपको भद्रासन में नाम भी बताया था हठ प्रदीपिका में, तो वहां पे आप देखना कि इसको क्या बोला है, इसको गोरक्षासन भी उन्होंने बोला है, अन्य नाम। तो इस तरह से इसको कंपैरिजन करेंगे उससे, तभी इसको याद कर पाएंगे अच्छे तरीके से। पेपर में इसी तरीके से आता है, कंपैरिजन कर कर ही। इसके बाद आपका आता है मुक्तासन, यानी बाएं पांव की एडी को पायु मूल में लगाकर उस पर दाएं पांव की एडी को रखें और सिर को और ग्रीवा को समान रखें, यानी समान यानी एकदम सीधा, और शरीर को सीधा रखते हैं। यहाँ पे देखो सिर ग्रीवा और ये शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा। इसके लाभ भी इन्होंने बताया। इसका लाभ क्या होता है, यह मुक्तासन योग के लिए सिद्धि प्रदान करने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वज्रासन। ये देखो वज्रासन, मैंने बताया था ना कि वहां पे उसको सिद्धासन को ही वज्रासन बोल दिया था उन्होंने, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको अलग से लिखा है वज्रासन को। दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ करके दोनों पांव को गोदा के दोनों ओर लगाएं, जो वज्रासन कहलाता है। ये वज्रासन अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर व्याख्याकारों के अनुसार देखा जाए तो खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इन्होंने कहीं भी इसके अंदर मेंशन नहीं किया अपने श्लोक के अंदर, महर्षि गहन ने। तो इसका लाभ देखिए, यह आसन योगियों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाला है। इसके बाद आता है आपका स्वास्तिक आसन। दोनों जंघाओं और घुटनों के मध्य दोनों तलवों को रखकर त्रिकोणाकार आसन लगाएं। ठीक है, इसको याद रखना, त्रिकोणाकार आसन लगाने की बात आए तो स्वास्तिक आसन है। और समभाव होकर बैठे, इसे स्वास्तिक आसन कहा कहते हैं। इसका इन्होंने लाभ नहीं बताया अपने उसमें, व्याख्याकारों ने बताया है, लेकिन इन्होंने अपने उसमें, महर्षि गहन ने नहीं बताया इसका लाभ। सिंहासन, दोनों पांवों की एड़ियों को व्युत्क्रम पूर्वक अंडकोशों के नीचे लगाकर जालंधर बंद सहित भोग के मध्य में दृष्टि स्थिर करके अथवा नासिका के अग्रभाग में ही निश्चल दृष्टि रखें। अब यहाँ पे देखो इन्होंने दो चीज बता दिया, या तो क्या कैसे रख लो आप, अपने दोनों भोग के मध्य रख लो या नासिका के अग्रभाग पर। यहाँ दोनों चीज बता दी इन्होंने सिंहासन में। ठीक है, इसके लाभ इन्होंने बताया, यह सिंहासन सभी रोगों को नष्ट करने वाला है। इसमें इन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन हठ प्रदीपिका में क्या बताया, इसको उत्तम आसन बताया है। ठीक है, अगर उसके अनुसार आए कि सिंहासन को क्या बोलते हैं तो उत्तम आसन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी है। इसके बाद आता है आपका गोमुख आसन। गोमुख आसन में क्या बताते हैं कि पृथ्वी पर दोनों पांवों को रखकर पीठ को दोनों पार्श्वों में लगाकर ध्येय यानी शरीर को सीधा कर कर गो के मुख के समान ऊंचा करके बैठने को गोमुख आसन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अगर देखा जाए इनके श्लोक के अनुसार तो कोई इन्होंने लाभ नहीं बताया यहाँ पर इसका। वीरासन, एक पांव को दूसरे पांव की जंघा के समीप रखकर दूसरे पांव को पीछे की ओर निकालकर हमारा क्या बनता है, वीर आसन बनता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है धनुरासन। तो धनुरासन की विधि देखिए कैसे होती है कि दोनों पांवों को भूमि पर फैला दें, दोनों हाथों को पीठ की ओर रखकर दोनों चरणों के यानी चरण यानी पैर को पकड़ें आगे से, तथा धनुष के समान आकार में शरीर को कर ले, यानी ऊपर को उठा लें, जैसे धनुष होता है उसी तरह की स्थिति बना लेनी है। योगियों के अनुसार यह धनुरासन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मृतासन। मृतक के समान यानी मरे हुए व्यक्ति के समान अपने पूरे शरीर को ढीला करके धरती पर लेट जाएं, यह शवासन श्रम को दूर करने और चित्त को संतोष देने वाला है। मतलब इसको क्या करते हैं, जब हम लोगों को रिलैक्स करना होता है तब हम इसको आसन को करते हैं, शवासन को। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे श्रम को दूर करता है और चित्त को संतोष देने वाला होता है। इसके बाद आता है आपका गुप्तासन। तो गुप्तासन देखिए आप पीछे इसमें क्या बताया गया है, वहां पे महर्षि गहन उन्होंने स्वात्माराम जी ने इसको गुप्तासन को सिद्धासन ही बताया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको अलग से लिखा है, अलग से इसकी स्थिति भी बताई है। तो देखो गुप्तासन होता क्या है कि दोनों घुटनों के मध्य भाग में दोनों पांव को छुपाकर रखें और उन पांवों में गुहा प्रदेश को कर लें। यह स्थिति क्या कहलाती है, आपकी गुप्तासन कहलाती है। इसके बाद आपका आता है मत्स्यासन यानी मछली के समान। मुक्त पद्मासन की स्थिति में हाथों को कोहनियों से सिर को लपेट ले, मतलब कोहनियों को ऊपर ले जाना है और सिर को लपेटना है, और भूमि पर चित लेट जाए। यह आपका क्या कहलाता है, मत्स्य आसन कहलाता है। इसमें इसमें इन्होंने कहीं नहीं बताया, जैसे आप देखो आप फोटो देखते हो उसमें आपको पैरों को पकड़ने वाली चीजें कुछ नहीं बताई, इन्होंने हाथों को सर के पीछे ले जाने की बात करी गई है। इसका लाभ बताया इन्होंने, देखो इसका लाभ क्या होता है, यह रोगों को नष्ट करने वाला मत्स्य आसन कहलाता है, यानी इससे क्या होते हैं, रोगों का शमन होता है, रोगों का नाश होता है। इसके बाद आपका आता है मत्स्येंद्र आसन। नीचे देखिए इसमें कि उदर को पीठ की ओर खींचकर पीठ को सीधा रखते हुए बाएं पांव की एड़ी को यत्न पूर्वक मोड़कर दाएं जंघा पर रखे लें और उस पर दाई कोनी रखें
तथा ठुड्डी को दाई हाथ पर रखें। इसमें दृष्टि कहाँ होती है आपकी, भुहों के मध्य में होती है। और यह आपका क्या कहलाता है, मत्स्येंद्रासन कहलाता है। इसके यहाँ पे लाभ नहीं बताए, लेकिन वहां पे क्या है, हठ प्रदीपिका के अंदर उसमें 4 लाभ इसके बताए गए हैं। ठीक है। इसके बाद आपका आता है गोरक्षासन। तो इसमें क्या बताया इन्होंने कि दोनों जंघाओं और घुटनों के मध्य में दोनों पांव के पंजों को छुपा लें, तथा दोनों हाथों से दोनों एडियों को पकड़कर, ये आपका है, कंठ का संकोचन करें और नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखें। ये याद रखने वाली चीजें, हर आसन के अंदर आप ये देखना कि दृष्टि कहाँ है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि होनी चाहिए। लाभ क्या है इसके, यह गोरक्षासन योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। और गोरक्षासन हठ प्रदीपिका के अनुसार आप देखेंगे तो उसमें क्या बताया उन्होंने, भद्रासन को ही गोरक्षासन की संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। पश्चिम उत्तानासन की यहाँ पे देखो विधि क्या बताई है कि दोनों पांवों को दंड के समान सहज भाव से भूमि पर फैलाएं और अंगूठे को पकड़ लें, फिर दोनों जंघाओं के मध्य में सिर को रखें। तो यह आपका पश्चिमोत्तानासन कहलाता है। यहाँ पर इसके कोई लाभ नहीं बताए, लेकिन हठ प्रदीपिका के अंदर इसको इसके लाभ बताएं। और उसको पश्चिमोत्तान को क्या बताया, अग्रणी आसन, यानी सबसे पहला आसन, मतलब इसको सबसे करने के लिए। इस तरह की वहां पे चीजें बताई हैं, उधर पतला होता है, इस तरह की चीजें बताई हैं वहां पर, लेकिन यहाँ पर कोई लाभ नहीं बताया इसका। आ जाओ माइक स्टार्ट करो अब आगे से आप। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, अभी तक जो समझ नहीं आया। मयंक, इसमें मत्स्येंद्र आसन में कुंडली जागरण होती है ना, तो इस श्लोक में नहीं है क्या मोहित? नहीं नहीं दीदी, श्लोक के अंदर कुछ नहीं बताया। भुजंगासन में दीदी इस भुजंगासन में होता है प्रदीपिका कुंडलिनी में। शक्ति का जागरण। दीदी अच्छा। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, इसमें घेरण संहिता में अगर कुंडली जागरण की बात आती है तो वो केवल भुजंगासन से भुजंग। होता है। और अच्छा। हठ प्रदीपिका में बात करोगे तो वो मत्स्येंद्र आसन से होता है। अच्छा, हाँ ठीक है भैया। वो दोनों दीदी में मैंने अलग इसलिए अलग। बोला भी था, जिन जिन के अंदर हठ प्रदीपिका के अंदर बताई गई है वो मैंने उसमें मेंशन कर दिया है, कि मैंने वो हाँ चीजें बता दी आपको कि कहाँ हाँ, कहाँ बहुत किस किस अच्छे आसन से को क्या बता। क्या बताया और कहाँ कहाँ उसके लाभ बताए हैं। यहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं बताई थी, तो वो मैंने ऐड भी हाँ, नहीं करी, क्योंकि सही नहीं है फिर ऐसे। उधर, दोनों हाँ ग्रंथ अलग उधर। अलग हैं। ओके, उधर स्टार्ट बताया ना, करो इधर मयंक आप। भुजंग। हाँ हाँ। जी जी दीदी। चलो ठीक है, तो फिर मैं आसन में जो स्पेशल स्पेशल आसन है ना जिसमें हमको याद रखना है, मतलब किसमें दृष्टि आगे रखनी है, वो याद रखेंगे सभी लोग। क्योंकि किसी किसी में लाभ नहीं बताया है, किसी में बताया है, तो जिसमें लाभ बताया है मैक्सिमम उसी को पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसी को एग्जाम का व्यू रख के हम बताएंगे आपको। उत्कट आसन है आपका 17वां नंबर का आसन। इसमें बोला है अंगुष्ठाभ्याम वष्टभ्य, मतलब इसमें बोला है कि पांव के अंगूठों को पृथ्वी पर टिकाकर उनके सहारे बैठें और एड़ियों को भूमि पर टिकने न दें, तथा गूदा स्थान को एड़ियों पर रख लें, तो यह उत्कट आसन कहलाएगा। उत्कट आसन सभी लोग परिचित हैं। उत्कट आसन में दोनों पैर आपका जमीन पर रहता है, पर ये ध्यान में रखते हैं कि जो हमारे एड़ी हैं वो ऊपर की ओर रहेंगी, जमीन से सटी नहीं रहेंगी, और उस पे हम बैठ जाते हैं। ये आपका उत्कट आसन है। आगे आता है आपका संकट आसन। संकट आसन, संकट का मतलब होता है पर मतलब कोई भी संकट उत्पन्न हो जाए वो संकट आसन होता है। संकट आसन में बताया है इसमें, वाम पाद चित्तेर मूलम, बाएं पांव को घुटने तक भूमि पर टिका कर दाएं पांव से बाएं पांव को लपेट लें और फिर दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रख लें, इसे हम संकट आसन कहते हैं। अब संकट आसन का कोई इसमें लाभ बताया नहीं है, केवल इसमें याद रखना है कि जैसे हम गौमुख आसन लगाते हैं, इसका मतलब माइंड में याद रखना है कि जो संकट आसन होता है वो थोड़ा थोड़ा गौमुख आसन की तरह होता है। ठीक है, आगे चलते हैं मयूर आसन। मयूर आसन में बताया है दोनों हाथों की हथेलियों को धरती पर टिकाकर दोनों कोहनियों को नाभि पार्श्व में लगा लें, फिर दोनों पैर को पीछे की ओर इस प्रकार उठा लें कि वह क्षैतिज हो, जिस प्रकार डंडे को उठाया जाता है। तो इसमें आप मयूर आसन में इस चीज को याद रखिएगा कि ये ऊर्ध्वगामी बताया है कि क्षैतिज बताया है। तो ये आप याद रखेंगे कि इसमें जब हम अपना शरीर कोहनी से ऊपर की ओर उठाते हैं तो वो क्षैतिज होता है। ये आप माइंड करेंगे इस बात को और लिख लेंगे। आगे आते हैं 20 नंबर पे। मैं अर्थ बता रहा हूँ, व्याख्या बहुत लंबी है इसकी, व्याख्या सभी जानते हैं क्योंकि कुक्कुट आसन। कुक्कुट का अर्थ होता है मुर्गा।
ठीक है, सभी लोग परिचित होंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी लिख लेंगे अपने नोट्स में कि कुक्कुट का अर्थ होता है मुर्गा। इसमें बताया गया है सबसे पहले आप पद्मासन में बैठे, जांघों और पिंडलियों के बीच से दोनों हाथों को निकालकर जमीन पर रख लें, फिर दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका लें और अपने शरीर को हवा में ऊपर की ओर उठाएं। पद्मासन में ही शरीर कोहनियों पर टिका रहेगा, यही आपका कुक्कुट आसन है। कुक्कुट आसन का इसमें जो विधि बताई गई है वो जो हम करते हैं उसी तरह ही बताया है, इसमें कोई इसमें अंतर नहीं है। और हम कोई लाभ की बात करें तो इसमें भी कोई लाभ नहीं बताया है, ना ही किसी दृष्टि की बात की है। आगे आते हैं कूर्म आसन। सभी को पता होना चाहिए, कूर्म का मतलब होता है कछुआ, ये कई जगह पूछा भी जाता है। तो इसमें जो शरीर की आकृति होती है वो कछुए के समान बन जाती है। इसमें क्या बताया है, दोनों अंडकोशों के नीचे दोनों एड़ियों को व्युत्क्रम से रखना और शरीर, सिर तथा ग्रीवा को सीधा करके बैठना कूर्म आसन कहलाता है। जो हम सामान्य रूप से कूर्म आसन करते हैं उससे इसकी विधि मिलती नहीं है। जो व्याख्याकार ने जो विधि बताई है वो इससे मेल नहीं खाती, तो आप इस बात को याद रखेंगे। आगे आते हैं, इसमें कोई लाभ नहीं है इसका। उत्तान कूर्मासन। उत्तान कूर्मासन में कुक्कुट आसन भी सम्मिलित होता है। इसमें कुक्कुट आसन में आने के बाद आप अपने शरीर को, दोनों कंधे को पकड़ते हैं और कछुए के समान सीधा हो जाते हैं, इसी को हम उत्तान कूर्मासन कहते हैं। कूर्मासन में भी इसमें कोई लाभ नहीं बताया है और इसमें कई सारे वेरिएशन होते हैं जो व्याख्याकार ने बता रखे हैं। मंडूक आसन। सामान्य रूप से आप सभी को पता होगा कि मंडूक का मतलब होता है मेढक। तो इसमें जो शरीर की आकृति होती है वो एक मेढक के समान बन जाती है। दोनों पांव को पृष्ठ भाग में ले जाकर मिलाएं, मतलब पहले वज्रासन में आए और थोड़ा सा गैप लेते हैं इसमें 1 से 1.5 फीट का, और अंगूठों को मिलाकर दोनों घुटनों को आगे रखें। इस प्रकार मंडूक आसन होता है। अब उत्तान मंडूकासन 24 नंबर में है आपका। उत्तान मंडूकासन, ये मंडूकासन की तरह इसका मेथड होता है, पर इसमें जो हम जैसे मेढक को उल्टा लेटा देना, उत्तान मंडूकासन। तो जैसे मंडूकासन करते समय मस्तक को कोहनियों पर टिका लें और मेढक के समान उत्तान हो जाए, मतलब लेट जाएं। उत्तान का मतलब यहाँ लेटने से है, तो यही आपका उत्तान मंडूकासन कहलाता है। अब वृक्षासन। वृक्षासन, इसमें जो हम सामान्य रूप से वृक्षासन करते हैं इसमें इसकी वही विधि बताई गई है। बाएं पांव के जांघ पर दाएं पांव रखें और वृक्ष के समान सीधा खड़े हो जाएं, इसे ही हम वृक्षासन कहते हैं। इसका कोई इसमें लाभ नहीं बताया है, ना ही किसी दृष्टि के बारे में जिक्र किया है। तो बस अब आगे चलते हैं गरुड़ासन। गरुड़ासन जो हम सामान्य रूप से करते हैं उसकी विधि इससे बिल्कुल नहीं मेल खाती, क्योंकि अर्थ कुछ और आता है, व्याख्याकार ने कुछ और बना के रखा है इसमें, तो अलग है दोनों। इसमें बताया है दोनों जांघों और घुटनों से धरती को दबाएं और देह को स्थिर रखें तथा दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रखकर बैठ जाएं, यह गरुड़ासन कहलाता है। ठीक है, गरुड़ासन ये होता है आपका। वृषासन। वृषासन में दाहिनी एड़ी पर गूदा को रखें, फिर बाईं एड़ी को गूदा की ओर बाईं ओर रखकर तलवे को विपरीत भाग में जमीन पर रखना, यही आपका वृषासन कहलाता है। ये इसमें ज्यादा इसमें वर्णन नहीं किया है वृषासन का। जो इसमें मेन आसन है वो आपका है भुजंगासन, जो आपको याद रखना है। आगे आता है सलवासन। सलब। सलब आसन में सलब का मतलब क्या होता है? सलब का मतलब होता है टिड्डा। सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे जिनको ना पता हो। टिड्डा जानते हैं आप लोग सभी? हाँ, तो सलब का मतलब होता है टिड्डा। जमीन पर लेट जाना है पेट के बल, फिर मुख जो होता है आपका जमीन की ओर रहेगा, दोनों हाथों को छाती के बगल में रखकर, जो हम सामान्य रूप से करते हैं ना, हथेलियां जमीन पर अच्छी तरह टिकी रहे, इस अवस्था में अपने दोनों पैरों को धीरे से उठाया जाता है, यही आपका सलब आसन है। मुनिंद्रों ने इसे सलब आसन के नाम से बताया है। तो इसमें जो मुनिंद्र है ये नोट करने लायक है, बाकी तो उसमें कुछ नहीं है। आगे आते हैं मकर आसन। मकर आसन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि इसमें बताया है कि पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को ठुड्डी में टिका देते हैं, फिर कोहनियां जमीन पर और चेहरा दोनों हथेलियों के बीच में रहता है। इसी अवस्था में अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। मतलब जिस तरह से हम सलाबासन मकर आसन करते हैं विधि सेम बताई है इसमें, पर देह अग्नि कारम मकर आसनम तत्, इसमें देह अग्नि के बारे में बात किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है
कि शरीर को अग्नि को तीव्र करने वाला कौन सा आसन बताया गया है, तो ये आपका मकर आसन है। इसमें केवल नोट डाउन करने वाली बातें यही हैं। आगे आते हैं 30 नंबर के आसन में, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन, उष्ट्र का मतलब किसी को पता है क्या? ऊंट 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 ऊंट। उष्ट्र का मतलब होता है आपका ऊंट। तो इसमें जो शरीर की आकृति होती है वो ऊंट के समान होती है, ठीक है। इसमें कैमल कैमल ऊंट, कैमल कैमल। अधोमुख लेटें, दोनों पांवों को पलटकर पीठ पर टिका दें और पांवों को हाथों से पकड़कर मुख और पांव को दृढ़ता पूर्वक सिकोड़ लें। यही आपका उष्ट्रासन कहलाता है। तो सभी उष्ट्रासन से परिचित होंगे, इसमें कोई इसका लाभ नहीं बताया है। आपका भुजंगासन सबसे इंपॉर्टेंट 31 नंबर का आसन है। पांवों के अंगूठे से नाभि पर्यंत शरीर को धरती पर रखें और हथेलियों को भी धरती पर टिकाकर सिर को सर्प के समान ऊंचा उठा लें। यही आपका भुजंगासन कहलाता है। यह आसन शरीरस्थ अग्नि को बढ़ाता है, ठीक है। शरीर की अग्नि बढ़ाने वाले दो आसन आ चुके हैं, एक होता है आपका भुजंगासन और दूसरा होता है आपका मकर आसन। भुजंगासन से भी वही हो रहा है जो मकर आसन से होता है। और इसमें बोला है सर्व रोग विनाशनम, अर्थात सभी रोगों का नाश करने वाला आपका भुजंग आसन होता है। देह अग्नि विवर्धते, और देह की अग्नि को भी बढ़ाता है। आगे बताया है जागृतिम भुजंगी देवी भुजंगासन साधनात्, अर्थात सभी रोगों का नाश करता है। इसके साधन से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेंगे सभी। कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। अंत में आपका आता है योगासन। इसमें बताया है कि दोनों पांवों को उठाकर घुटनों पर रखें और दोनों हाथों को चित्त करके आसन के ऊपर रख लें। अब पूरक के द्वारा वायु को भीतर खींचकर नासिका के अग्रभाग को देखते हुए कुंभक करें। योगियों को इसे नित्य प्रति अवश्य करना चाहिए, इसे योगासन कहा गया है। इसमें नासिका का अग्रभाग करने को कहा है, आप ये सभी याद रखेंगे। नासाग्रम बलोकियेत। और अर्थ के अनुसार इसकी व्याख्या खत्म हो चुकी है। किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ ले, या ना समझ में आया हो तो। हेलो सर, शरीर की अग्नि को भुजंगासन और एक आसन कौन सा बताया आपने जो बढ़ाता है? एक मकर आसन और आपका भुजंगासन। जो इम्पोर्टेंट आसन है ना वो आपको बता रहा हूँ। एक भुजंगासन, मकर आसन, सिद्धासन, पद्मासन और है आपका, और इसके नाम में पूछ लेता है कि इस नाम का अर्थ क्या होता है। जैसे सलभ का मतलब पूछ लेगा कि सलभ से क्या तात्पर्य है। सलभ का मतलब होता है टिड्डा। और मंडूक का मतलब पूछ सकता है, कुक्कुट का मतलब पूछ सकता है। मतलब जिन जीवों के नाम ऊपर ये आसन बनाए गए हैं उनका नाम पूछा जा सकता है। बाकी विधि इसमें पूछी नहीं जाती। और आपके नासिकाग्र दृष्टि, जो आंखों की दृष्टि होती है वो कहाँ पे होती है, ये पूछा जाता है। देखो आप लोगों के लिए एक काम छोड़ दिया हम लोगों ने। आप ना क्या करना, एक दो लाइन बनाना उसको, एक पेज पे दो बीच में से लाइन बनाना। एक जगह एक पे लिखना कि भ्रूमध्य वाले जो आसन है जिनमें भ्रूमध्य स्थिति रखनी है, और एक में आप नासाग्र वाला, और उन आसन को लिख लेना। और उनको इस तरह से याद करोगे ना तो आपको ना पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी उससे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं।